भागते हुए अचानक सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। उस वर्दी और वो जो लाल नीली बत्ती होती है ना, उसे देखकर सबसे पहला विचार क्या आता है दिमाग में? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब क्या वो वर्दी सुरक्षा की एक ढाल लगती है, या फिर एक तरह का नियंत्रण का औजार लगता है जिसे बस लोगों को उनकी हद में रखने के लिए डिजाइन किया गया है? बिल्कुल। और देखिए, सदियों से दुनिया के जो सबसे महान राजनीतिक विचारक रहे हैं, उन्होंने इसी सवाल पर माथापच्ची की है कि आखिर ये जो राज्य है, यानी द स्टेट, ये असल में है क्या? सही हाँ। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी यही है। हम इसी अवधारणा को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो आज की स्रोत सामग्री है, वो राजनीति विज्ञान की दो सबसे बड़ी और बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं पर रोशनी डालती है, उदारवाद और मार्क्सवाद। हाँ, और इन दोनों के नजरिए से हम राज्य के स्वरूप का तटस्थ परीक्षण करेंगे। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जो लोग अपनी आगामी परीक्षा के लिए इस विषय पर मान लीजिए 1000 शब्दों का एक पूरा और सुव्यवस्थित उत्तर तैयार कर रहे हैं ना, बिल्कुल, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही काम की होने वाली है। हाँ, क्योंकि उन्हें यहाँ से एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक ढांचा मिल जाएगा। राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी, तो देखिए, स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि अगर हमें उदारवादी परिप्रेक्ष्य को समझना है, तो सबसे पहले हमें व्यक्ति को समझना होगा। अच्छा, व्यक्ति को क्यों? क्योंकि उदारवाद की जो पूरी इमारत है ना, वो व्यक्तिवाद की नींव पर ही खड़ी है। मतलब ये विचारधारा मानती है कि समाज या राज्य से पहले व्यक्ति का अस्तित्व है। तो राज्य बाद में आया, इंसान पहले। एकदम सही। और इसे ऐतिहासिक संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। जब उदारवाद का जन्म हो रहा था, तब दुनिया में राजाओं का राज था, जहां व्यक्ति की कोई खास हैसियत नहीं थी। हाँ, सब कुछ राजा के हाथ में होता था। बिल्कुल। इसीलिए उदारवाद ने 4 मुख्य बातों पर जोर दिया। पहला, कि ये व्यक्ति परक है, मतलब व्यक्ति के अपने हित सबसे ऊपर हैं। दूसरा, ये समानतावादी है, चाहे राजा हो या आम इंसान, कानून की नजर में सब बराबर हैं। वाकई उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और तीसरा ये कि ये सार्वभौमिक है, यानी दुनिया के हर इंसान को जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। और चौथी बात, ये सुधारवादी है, ये मानता है कि समाज में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। सुनने में तो ये बहुत ही आदर्श और एक परफेक्ट स्थिति लगती है, लेकिन जब इसे जमीन पर उतारने की बात आई होगी तो चुनौतियां तो आई होंगी। बिल्कुल आई। और यहीं पर थॉमस हॉब्स जैसे विचारक आते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक तस्वीर पेश की। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि हॉब्स का नजरिया थोड़ा डार्क था। हाँ, हॉब्स का कहना था कि अगर कोई राज्य या सत्ता न हो, जिसे वे प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, तो इंसान का जीवन बहुत ही क्रूर, हिंसक और छोटा होगा। मतलब हर कोई हर किसी से लड़ रहा होगा, एक अराजकता वाली स्थिति। एकदम सही। इसलिए हॉब्स मानते थे कि इस अराजकता से बचने के लिए एक राज्य का होना बहुत जरूरी है, जो एक सिंगल फोर्स या एकल शक्ति की तरह काम करे। तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। हाँ हाँ, बताइए। हॉब्स का जो राज्य है ना, वो स्कूल के उस बेहद सख्त हेडमास्टर की तरह लगता है, जिसका होना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे आपस में लड़कर एक दूसरे का सिर न फोड़ दें। क्या बात है, बहुत ही सटीक रूपक है ये। है ना? मतलब उसके नियम कड़े हैं, लेकिन स्कूल में शांति बनाए रखने के लिए उसका डंडा जरूरी है। बिल्कुल। और हॉब्स यही कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए इस राज्य या लिवायथन के पास निरंकुश शक्तियां होनी चाहिए। उस हेडमास्टर के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हर विचारक इस सख्त हेडमास्टर वाली बात से सहमत तो नहीं हुआ होगा। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। इतिहास आगे बढ़ता है और फिर जॉन लॉक आते हैं। लॉक हॉब्स के इस मॉडल से पूरी तरह असहमत हो जाते हैं। अच्छा, तो लॉक का क्या कहना था? स्रोत के अनुसार लॉक समाज को राज्य से ऊपर रखते हैं। उनका बड़ा ही सीधा सा तर्क था कि इंसान इतना बेवकूफ नहीं है कि लोमड़ियों से बचने के लिए खुद को शेर के हवाले कर दे। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो लॉक के लिए राज्य का काम क्या है फिर? लॉक कहते हैं कि राज्य का काम सिर्फ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है, जिसे वे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार केवल नागरिकों के विश्वास पर टिकी है। मतलब सहमति का सिद्धांत। हाँ, लॉक के अनुसार राज्य कोई ईश्वरीय संस्था नहीं है, बल्कि ये लोगों के बीच हुए एक कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। अगर राज्य अपनी हदें पार करता है तो लोगों को उसे हटाने का अधिकार है। बिल्कुल, सरकार को भंग करने का पूरा अधिकार है लोगों के पास। तो अगर मैं अपने पिछले रूपक पर वापस जाऊं,
तो लॉक का राज्य उस सख्त हेडमास्टर की तरह नहीं है, बल्कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। हाँ, बिल्कुल एक गार्ड की तरह। मतलब जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। अगर वो गार्ड हमारे ही घर में मनमानी करने लगे या सोता रहे तो हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। एकदम सटीक। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े ना, तो ये पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र की ओर समाज का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था। हॉब्स एक निरंकुश रक्षक की बात कर रहे थे, जबकि लॉक ने एक संवैधानिक रक्षक की नींव रखी, जहां शक्तियों का विभाजन होता है और सरकार की सीमाएं तय होती है। जी। लेकिन अब यहाँ से उदारवाद के भीतर एक बड़ा मोड़ आता है। हम शास्त्रीय उदारवाद से कल्याणकारी उदारवाद की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि अगर राज्य केवल एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो समाज की बाकी जरूरतों का क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, सही का। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल जैसे विचारक आए। उन्होंने उपयोगितावाद की बात की, यानी अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी। लेकिन उस समय तो उनका मानना था कि ये खुशी तभी मिल सकती है जब राज्य कम से कम दखल दे, है ना? बिल्कुल। थॉमस पेन का तो वो मशहूर कथन भी है कि सरकार एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई मतलब जरूरी भी है और बुरी भी। हाँ, आवश्यक इसलिए क्योंकि सुरक्षा चाहिए, और बुराई इसलिए क्योंकि राज्य जब भी दखल देता है, व्यक्ति की आजादी कम होती है। राज्य को सिर्फ एक अंपायर या रेफरी बनना चाहिए, जो सिर्फ ये देखे कि खेल के नियम न टूटे। न्यूनतम हस्तक्षेप। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे स्रोतों में एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ तो ये शास्त्रीय उदारवादी कह रहे हैं कि राज्य को शांत रहना चाहिए, सही बात है। और दूसरी तरफ स्रोत बताते हैं कि टी.एच. ग्रीन और जॉन रॉल्स जैसे नए उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य की मांग शुरू कर दी। मतलब वो उसी राज्य से कह रहे हैं कि आप शिक्षा में दखल दें, स्वास्थ्य में दखल दें। हाँ, इन दोनों को उदारवाद के एक ही छाते के नीचे कैसे रखा जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इतिहास की बदलती परिस्थितियों में छिपा है। देखिए, जब शास्त्रीय उदारवादियों ने मुक्त बाजार की वकालत की, तो उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आई। हाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी। बिल्कुल, बेतहाशा उत्पादन हुआ। कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को भयानक गरीबी और अमानवीय परिस्थितियों में धकेल दिया गया। तो मतलब जो आजादी कागज पर थी, वो जमीन पर उन मजदूरों के कोई काम नहीं आ रही। एकदम सही। तब टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों ने महसूस किया कि सिर्फ नकारात्मक स्वतंत्रता काफी नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब कि राज्य आपको कुछ करने से रोकेगा नहीं। एकदम, हाँ। लेकिन अगर एक गरीब इंसान भूख से मर रहा है, तो उसके लिए इस बाजार की आजादी का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। यहीं से सकारात्मक स्वतंत्रता का उदय हुआ। अच्छा, तो राज्य का काम केवल पुलिसिंग नहीं है, बल्कि नागरिकों के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करना भी है। जी, जॉन रोल्स ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना न्याय का सिद्धांत दिया। राज्य सीधे सब कुछ मुफ्त नहीं देगा, लेकिन उसे एक ऐसा निष्पक्ष ढांचा तैयार करना होगा जहां सबसे कमजोर वर्ग को भी अवसर मिले। तो इस तरह उदारवाद आवश्यक बुराई से विकसित होकर नागरिकों का हितैषी बन गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब उदारवादी इस बात पर बहस कर रहे थे कि राज्य को कितना शासन करना चाहिए, उसी समय एक दूसरा वर्ग ये सवाल उठा रहा था कि राज्य वास्तव में किसके लिए शासन करता है। और यहीं से एंट्री होती है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की। मार्क्सवाद दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल देता है। उदारवाद तो मानता था कि राज्य एक न्यूट्रल या तटस्थ संस्था है जो सबके लिए है। हाँ, लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि राज्य कभी तटस्थ हो ही नहीं सकता। इसे समझने के लिए हमें मार्क्स के आर्थिक आधार और वृहत संरचना यानी बेस और सुपरस्ट्रक्चर के सिद्धांत को समझना होगा। पैसा किसके पास है? हाँ, जो आर्थिक ढांचा है। और समाज की बाकी सभी चीजें, कानून, अदालतें, पुलिस और खुद ये राज्य, ये सब उस बेस पर खड़ी एक इमारत है, एक सुपरस्ट्रक्चर। और इस इमारत का काम क्या है? इसका इकलौता काम उस आर्थिक आधार को बचाए रखना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का वो प्रसिद्ध उद्धरण है ना, आधुनिक राज्य में कार्यपालिका कुछ और नहीं बल्कि समस्त बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग के मामलों की देखभाल की समिति है। बाप रे, ये तो सीधा वार है। मतलब राज्य का इतिहास वर्ग प्रभुत्व और वर्ग उत्पीड़न का इतिहास है। बिल्कुल। जो वर्ग अर्थव्यवस्था पर कब्जा करता है, वही राज्य का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करता है। इससे अगर मैं एक और रूपक से समझाऊं, जो मुझे लगता है आज के समय में बहुत सटीक बैठेगा, मार्क्स के अनुसार ये राज्य ना एक बहुत बड़े कैसिनो की तरह है। कैसिनो? कैसे? देखिए, उदारवादी कह रहे थे
कि कैसीनो का जो मालिक है यानी राज्य, हाँ। वो बस एक निष्पक्ष अंपायर है। हाँ। वो बस देखता है कि कोई चीटिंग ना हो। हाँ, शास्त्रीय उदारवाद तो यही कहता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि भाई कैसीनो में खेल के नियम ही इस तरह बनाए गए हैं कि हमेशा मालिक की ही जीत होगी। हाउस ऑलवेज विन्स। क्या बात है। और इस कैसीनो वाले रूपक को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य केवल नियम ही तय नहीं कर रहा, वो उस कैसीनो के दरवाजे पर खड़ा बाउंसर भी है। अरे हाँ पुलिस और अदालतें, जी। ये सब केवल ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि मजदूर चुपचाप अपना खेल खेलते रहें, हारते रहें और कभी उस कैसीनो के खिलाफ बगावत ना करें। तो अगर राज्य पूरी तरह से शोषक है तो इसका समाधान क्या है मार्क्सवाद में? क्या वो कहते हैं कि इस राज्य को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए? नहीं, तुरंत नष्ट करने की बात नहीं होती। मार्क्सवादी सिद्धांत इसके लिए एक क्रमिक संक्रमण या ट्रांजिशन की बात करता है। मतलब एक बीच का रास्ता। हाँ, उनका तर्क था कि पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के बीच एक अवस्था आएगी जिसे श्रमिक वर्ग की तानाशाही कहा गया। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। लेकिन ये तानाशाही शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। लेनिन ने अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। तानाशाही का मतलब यहाँ किसी एक तानाशाह से नहीं है। तो फिर किससे है? इसका मतलब है कि बहुसंख्यक मजदूर वर्ग राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लेगा। वे उसी राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार पुराने शोषक वर्ग को दबाने के लिए। अच्छा, ताकि पूंजीपतियों को खत्म किया जा सके। लेकिन क्या ये मजदूरों का राज्य हमेशा बना रहेगा? एंगल्स के अनुसार बिल्कुल नहीं। जब धीरे धीरे समाज वर्गहीन हो जाएगा, तब किसी वर्ग को दबाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। और जब दबाने की जरूरत नहीं होगी तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अंततः राज्य शक्तिहीन हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा, विदरव्य हो जाएगा। तब लोगों की सरकार की जगह सिर्फ वस्तुओं का प्रशासन रह जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक तार्किक चुनौती पेश करना चाहूंगी। स्रोत में अराजकतावादियों की आलोचना का भी जिक्र है और इतिहास गवाह है कि जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं ना, वो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये सोचना थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं है कि मजदूर वर्ग एक तानाशाही स्थापित करेगा और फिर एक दिन वो सत्ता अपने आप खुशी खुशी कहेगी कि अब हम विलुप्त हो रहे हैं? अब बिल्कुल सही कह रही हैं। और मार्क्सवाद के भीतर भी इस बात पर बहुत तनाव रहा है। संगठनात्मक आवश्यकता यानी केंद्रीकृत शक्ति और मानव स्वतंत्रता के बीच का ये टकराव हमने इतिहास में देखा है। सोवियत संघ का उदाहरण लें अगर। बिल्कुल, सोवियत संघ जैसे राज्यों के इतिहास में ये साफ देखा जा सकता है। राज्य कभी विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि वो नौकरशाही और सेना के मामले में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और शायद यही कारण है कि शुद्ध मार्क्सवादी भविष्यवाणियां पश्चिमी देशों में सच नहीं हुई, क्रांति नहीं आई। हाँ, पूंजीवादी राज्य बिना ढहे टिके रहे। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बाद के विचारकों ने काम किया, जिसे हम नव मार्क्सवाद या नियो मार्क्सिज्म कहते हैं। तो इन नव मार्क्सवादियों का क्या कहना था? पूंजीवादी राज्य इतने लंबे समय तक कैसे टिके हुए हैं? लुईस अल्थ्यूसर जैसे विचारकों ने समझाया कि राज्य सिर्फ पुलिस और सेना के डंडे से राज नहीं करता। उन्होंने विचारधारा और सामाजिकरण की बात की। मतलब शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के जरिए? जी। फिर एंटोनियो ग्राम्शी आते हैं, जिन्होंने नागरिक समाज और वैचारिक आधिपत्य यानी हेजेमनी का सिद्धांत दिया। अच्छा, ये हेजेमनी क्या होती है? ग्राम्शी ने बताया कि पूंजीपति केवल ताकत से नहीं, बल्कि लोगों की सोच पर कब्जा करके राज करते हैं। वे अपनी विचारधारा को समाज का कॉमन सेंस बना देते हैं। वाकई, अगर आज के दौर में मैं इसे देखूं, तो ग्राम्शी के इस वैचारिक आधिपत्य को हम आधुनिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कैसे? मतलब पूंजीवादी राज्य को आपसे कुछ करवाने के लिए बंदूक दिखाने की जरूरत नहीं है। वो संस्कृति, विज्ञापनों और इन इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से ये तय करता है कि लोग स्वेच्छा से वही करें जो सत्ता चाहती है। एकदम सटीक। लोग खुद महंगी चीजें खरीदते हैं, कर्ज में डूबते हैं और उसे अपनी चॉइस मानते हैं। यह शरीर का नहीं, दिमाग का नियंत्रण है। और नव मार्क्सवाद में एक और बड़ा नाम है, निकोस पोलांसस का। उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी एक सापेक्ष स्वायत्तता होती है, रिलेटिव ऑटोनॉमी। इसका क्या मतलब है? क्या राज्य पूंजीपतियों की बात नहीं मानता? वो सीधे तौर पर उनके हर आदेश का पालन नहीं करता। मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी का कानून अगर सिर्फ पूंजीपतियों की चले तो वो मजदूरों को कुछ भी ना दे। हाँ, लेकिन फिर तो मजदूर बगावत कर देंगे। बिल्कुल। इसलिए राज्य बीच में आता है।
पूंजीपतियों के थोड़ा खिलाफ जाकर मजदूरों को कुछ राहत देता है, ताकि पूंजीवाद की पूरी व्यवस्था चलती रहे, डहे नहीं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, विशेषकर उस 1000 शब्दों के उत्तर के लिए, हाँ, तो हमें इन 2 मुख्य स्तंभों को याद रखना होगा। पहला, उदारवाद, जो व्यक्ति को केंद्र में रखता है। इसके लिए राज्य एक आवश्यक संस्था है, जो पहले सिर्फ एक रक्षक था और बाद में एक कल्याणकारी एजेंट बन गया। और दूसरा स्तंभ है मार्क्सवाद, जिसके केंद्र में है वर्ग संघर्ष। इसके लिए राज्य वर्ग विभाजित समाज का उत्पाद है, शासक वर्ग के दमन का साधन है, और साम्यवाद में इसका अंत होना निश्चित है। बिल्कुल, और दोनों ही विचारधाराओं को समय के साथ अपनी कमियों को पहचान कर विकसित होना पड़ा है। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और उत्तेजक सवाल उभरता है। जरा आज की दुनिया को देखिए। हाँ, बताइए। आज के जो आधुनिक राज्य हैं, वो विशाल पूंजीवादी बाजारों को भी चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या हम एक ही समय में उदारवादी रक्षक और मार्क्सवादी शासक दोनों का मिला-जुला रूप देख रहे हैं? क्या भविष्य का राज्य इन दोनों सिद्धांतों से परे कोई तीसरा ही रूप लेने वाला है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। बिल्कुल, और इस विचार के साथ कि विश्लेषण और सोचने का ये सिलसिला चलता रहे, हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं।